श्री उदय विश्वनाथ देशपांडे, खेल मलखंभ। पुअर मार्केटिंग है, हमारे पास सेल्समैनशिप अच्छी नहीं है, इसके लिए मलखंभ अभी तक आगे बढ़ा हुआ नहीं है। उनको ये मालूम ही नहीं था कि उनके पास मलखंभ की भी कंपटीशन है। फिर मैं मार्केट में गया, वहाँ पे मलखंभ के लिए लकड़ी ढूंढ लेके गया। फिर ढूंढने के बाद मैं कारपेंटर के पास गया, लेथ मशीन के ऊपर मलखंभ बनाया, फिर वो मलखंभ लगा कर वहाँ कॉम्पिटिशन कंडक्ट किया मैं। To promote the game abroad is the sole responsibility of the concerned federation and not of the government. अरे वाह, हिटलर के सामने उन्होंने मलखंभ का डेमोन्स्ट्रेशन दिया था और हिटलर इतना प्रसन्न हो गया था, उन्होंने उस टीम को एक ओलंपिक मेडल दे दिया था। तो उस दिन भी आपने नहीं सोचा कि चलो आज तो शादी है, आज ब्रेक ले लेते हो? सर ने अपने वाइफ को पहले ही बोल दिया था, तुम मेरी सेकंड वाइफ हो, फर्स्ट वाइफ मलखंभ है। इतने स्पोर्ट सिखाते, 30 रुपीज सिर्फ मंथ का, ये कैसे पॉसिबल है सर? बजरंगबली आपके सपने में आएंगे और कुश्ती के कुछ दांव दिखा देंगे। ये जो छोटे छोटे जो स्पोर्ट्स है उस पर मोदी जी का पूरा ध्यान है। ब्लाइंड बच्चे और 10 ब्लाइंड लड़कियों को लेकर हमने मलखंभ का प्रदर्शन दिया था। इसमें एक्चुअली आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल गए। तो भाई मेरा नाम है विनायक शाह और मैं हूं विनीत कटारिया। वेलकम टू विन विन वर्ल्ड। यस सर। नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम है उदय विश्वनाथ देशपांडे और विश्व मलखंभ फेडरेशन का मैं जनरल सेक्रेटरी और फाउंडर डायरेक्टर हूं। और श्री समर्थ व्यायाम मंदिर जो मुंबई में शिवाजी पार्क दादर में एक संस्था है, जो आज 100वें साल में शताब्दी में पदार्पण कर रही है, उस संस्था का मैं जनरल सेक्रेटरी और चीफ कोच हूँ। इसमें एक्चुअली आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल गए, पद्मश्री के बारे में। मैं खुद कैसे कहूँ? अभी सर को पद्मश्री मिला है। हाँ, इसी साल। राइट। तो सर और कितने मेडल लोगे आप भारत सरकार से? हाँ। मेडल पुरस्कार ये सब एक स्टेशन है, जाते जाते रास्ते पे आने वाले। हम तो उसमें रुकना नहीं है, हमें आगे चलना ही है, काम तो चालू ही रखना है। हमने देखा था वो फुटेज जब आप हंसते हुए जा रहे थे अवार्ड लेने के लिए। वो जब एक मोमेंट होता है जब आप प्रेसिडेंट के पास जाते हो और वो जो चलते हो, जो वॉकवे रहता है, प्रधानमंत्री को आप मिलते हो, आप एक उनको भी ग्रीट करते हो, फिर आप जाते हो, एक अवार्ड लेते हो, फोटो लेते हो। और मैं आपको बता दूं, हम लोग जब रिसर्च कर रहे थे ना कि यार किसके साथ पॉडकास्ट करें, कहाँ पॉडकास्ट करें, तो हमने आपका वो क्लिप सबसे पहले देखा था जहाँ पे यू आर स्माइलिंग बिग और आप जा रहे हो अवार्ड लेने के लिए। तो एकदम ही ब्राइट और अलग ही फुटेज लग रहा था वो। मुझे ये पक्का मैं जानता था कि ये अवार्ड मेरा नहीं है। जिन्होंने मलखंभ के लिए इतने सालों में अपनी पूरी जिंदगी दी, ऐसे बहुत सारी हस्तियां हैं पूरे भारतवर्ष में हैं, उनका ये सम्मान है। हम 4 रोटी खाते हैं, पेट भरता है, तो चौथी रोटी का काम नहीं होता है, पहले 3 रोटी जो खाई उन्हीं का काम होता है। वैसे ही बालम भट्टाचार्य देवधर, जिन्होंने दूसरे बाजीराव पेशवे के जमाने में मलखंभ को एक पुनरुज्जीवन दिया, वो ट्रेनर थे पेशवा। हाँ, पेशवा जी के ट्रेनर थे और मलखंभ के आद्य जनक उनको कहा जाता है। Correct. और पेशवा जी को ब्रिटिशों ने पराजित करने के बाद पेशवा जी पूना से कानपुर तक जिस रास्ते से गए, उनके साथ बालम भट्टाचार्य देवधर भी थे और उन्होंने जहाँ जहाँ मुक्काम किए वहाँ उन्होंने अखाड़े शुरू किए, मलखंभ सिखाना शुरू किया। आज 200-250 साल के बाद भी वो अखाड़े जिंदा है, वहाँ मलखंभ है। तो उनको कौन सा पुरस्कार मिला? उन्होंने महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये 4 राज्यों में मलखंभ का बहुत प्रसार किया। उनके शिष्य मंडली जो है, जैसे दामोदर भट्ट मोघे है, ये जिन्होंने बेत मलखंभ की शुरुआत की, ये अच्युतानंद स्वामी महाराज हैं, ये सब लोग ऐसे हैं। या अमरावती में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल एक 125 साल की पुरानी संस्था है, जिनके अंबादास पंत वैद्य है, हरिहर राव देशपांडे जी हैं। हमारे मुंबई में रामदास कल्याणपुरकर जी है, या मेरे समर्थ व्यायाम मंदिर के पूज्य संस्थापक व्यायाम महर्षि प्रहलाद लक्ष्मण काळे गुरु जी हैं, या ग्वालियर के अच्युत यशवंत साठे हैं, भोपाल के मोघे सर है। ये सब हस्तियाँ ऐसे जिन्होंने पूरी ज़िंदगी मलखंभ के लिए न्यौछावर कर दी। तो ये सब उन्हीं का सम्मान है, उनका चित्र मेरे सामने नज़र के सामने दिख रहा था। हाँ, कि सब लोग की मेहनत का फल आज मुझे मिल रहा है। आज आपको मिल रहा है। तो सर ये थोड़ा मलखंभ के बारे में पहले समझते हैं कि मलखंभ कहाँ से आया था, ये वर्ड मलखंभ किसने बनाया, ये वर्ड मलखंभ, और ये मलखंभ है क्या और कहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ था?
बिल्कुल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मलखम्ब एक पारंपरिक भारतीय व्यायाम पद्धति है जिसमें एक लकड़ी का खंभा होता है या एक टंगी हुई रस्सी होती है और जिसके ऊपर अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइजेस, एक्रोबेटिक एक्सरसाइजेस, योगिक पोस्चर्स किए जाते हैं। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा व्यायाम देने वाला ये दुनिया में एकमात्र प्रकार कहा जाता है। कम से कम समय, मिनिमम टाइम, मैक्सिमम एक्सरसाइज टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। तो बाकी सभी खेल जो है वो ग्राउंड लेवल पे ही खेले जाते हैं, जैसे कबड्डी हो, खो खो या क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो। लेकिन ये खेल ज़मीन के ऊपर 2 फीट, 4 फीट, 8 फीट, 10 फीट की ऊंचाई पर खेला जाता है। तो बाकी सभी खेलों में भी जो बेसिक एबिलिटीज़ लगती है, जैसे स्ट्रेंथ, स्टेमिना, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, कॉन्फिडेंस, करेज, ये सभी मेंटल फिजिकल एबिलिटीज़ मलखम्ब पर बहुत अच्छे ढंग से डेवलप की जा सकती है। तो सारे बॉडी पार्ट यूज हो जाते हैं, ऑल बॉडी पार्ट्स आर यूज। और इतना ही नहीं, नॉट ओनली एक्सटर्नल मसल्स बट द इंटरनल सिस्टम जो है, रेस्पिरेटरी है, सर्कुलेटरी है, डाइजेस्टिव है, इनको भी बड़ा अच्छा व्यायाम मिलता है। और सर ने मलखम्ब पता है कौन से एज से स्टार्ट की थी? कौन से? अराउंड 2 years, 2.5 years के थे तभी उन्होंने स्टार्ट की थी। तो सर अगर हर बच्चे स्टार्ट करे तो ऐसे टाइम दूर नहीं कि हमें सिर्फ गोल्ड मेडल मिलना चालू हो जाए ओलंपिक्स में, क्योंकि ये सेम ट्रेनिंग लोग जापान में, कोरिया में, चाइना में, जहाँ पे लोगों को बहुत सारे मेडल्स मिलते हैं ओलंपिक के लिए, वो लोग के बच्चे जब छोटे होते हैं तभी से ही ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, एनी मोड ऑफ एक्सरसाइज, कैच देम यंग। हाँ। तो इसके लिए क्या करना चाहिए सर कि कोई बच्चे इसके प्रति अट्रैक्ट हो, क्योंकि मलखम्ब का अभी फ्रैंकली बोला जाए तो इतना प्रचार हुआ नहीं है ना, वो इतने जगहों तक पहुंचा है। तो क्या करना चाहिए सर? आपके दिमाग में कोई आइडियाज हो कि कैसे हम इसे पहुंचा सकते हैं? बेसिकली मलखम्ब को ना ज़्यादा मैदान नहीं लगता है, बहुत बड़ा मैदान चाहिए ऐसा नहीं है, ज़्यादा कॉस्टली इक्विपमेंट नहीं है, सिर्फ एक लकड़ी का खंभा है। बस इस रूम में, एक 15 बाय 20 के रूम में भी हम मलखम्ब सिखा सकते हैं, मलखम्ब कर सकते हैं। तो लोगों को मलखम्ब के बारे में जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा दी जानी चाहिए। जैसे हम पुअर मार्केटिंग है, हमारे पास सेल्समैनशिप अच्छी नहीं है, इसके लिए मलखम्ब अभी तक आगे बढ़ा हुआ नहीं है। लेकिन यदि हमने मलखम्ब के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलना शुरू किया, मलखम्ब के डेमोन्स्ट्रेशंस करना शुरू किए, मलखम्ब के ऊपर जैसे ये पॉडकास्ट है, मलखम्ब के ऊपर वीडियोस हैं, मलखम्ब के ऊपर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम पहुंचाएंगे ना, तो लोगों के पास मलखम्ब आराम से पहुंच जाएगा। नाम कहाँ से आया था मलखम्ब? मल्ल यानी कुश्ती लड़ने वाला, अच्छा, और खम्ब यानी लकड़ी का खंबा। तो कुश्ती के कॉम्प्लीमेंट्री एक्सरसाइज के तौर पर मलखम्ब की शुरुआत हो गई। अच्छा। दूसरे बाजीराव पेशवा के ज़माने में पूना में बाजीराव पेशवा जी के पास 52 पहलवान थे जिनका काम सिर्फ कुश्ती खेलना था, कुश्ती सिखाना था। तो हैदराबाद के निज़ाम से 2 पहलवान आ गए, एक का नाम था अली और एक का नाम था गुलाब, और वो हैदराबाद से निकलकर उत्तर की ओर जा रहे थे, पूना तक पहुंच गए। तो उन्होंने दरबार को चुनौती दी कि हमसे कुश्ती लड़ने के लिए कोई तैयार है तो आगे आ जाए, या तो आप आपका डिफीट कबूल कर ले, हम आगे उत्तर की ओर निकल जाते हैं। मतलब पेशवास को चुनौती दी। हाँ, तो 52 पहलवान जो थे उनमें से एक की भी हिम्मत नहीं हुई इसके आह्वान का स्वीकार करना, क्योंकि वो दोनों जो पहलवान थे वो 6.5-7 फुट तगड़े, बहुत बलदंड धिप्पाड़ थे, और उनका ये लौकिक था कि आज तक कोई उन्हें कुश्ती में हरा नहीं सका था। अच्छा, चैंपियंस थे, अनडिफीटेड चैंपियंस। तो एक बालम भट्टारा देवधर नाम के एक 18-19 साल के एक नौजवान थे जिनका काम भिक्षुकी करना था, पूजा अर्चा करना, लेकिन दरबार की इज्जत देखकर उन्होंने उस आह्वान का स्वीकार किया और उन्होंने कुछ मुदत मांग ली। और वो नासिक ज़िले में एक निफाड़ तालुका है, वहाँ कोठरे नाम का उनका गांव है, वो गांव चले गए, माँ के आशीर्वाद लिए। और वहाँ से नज़दीक में एक सप्तशृंगी देवी है, विच इज़ वेरी पावरफुल गॉडेस, की 7 पीक्स ऑफ माउंटेन्स उसके ऊपर उसका एबोर्ड है, इसके लिए उसको सप्तशृंगी कहते हैं। तो देवी का अनुष्ठान किया, देवी प्रसन्न हो गई। देवी ने कहा बजरंगबली आपके सपने में आएंगे और कुश्ती के कुछ दांव दिखा देंगे। वैसे 3 रात उनको बजरंगबली ने दर्शन दिए, एक लकड़ी के खंभे के ऊपर कुछ दांव दिखा दिए।
देवधर जी को, बालम भट्टाचार्य देवधर जी को। उन्होंने वैसे एक लकड़ी का खंभा तैयार कर लिया, उसके ऊपर उसकी प्रैक्टिस की, हाँ और स्टिपुलेटेड टाइम में पूना में वापस आ गए। हाँ तो उनकी कुश्ती अली नाम के पहलवान से हो गई। तो कुछ मिनटों में उन्होंने अली को, ये गले खोड़ा का एक दांव आता है, उस दांव से परास्त कर दिया। अच्छा। वो देखकर गुलाब ने कुश्ती खेलना नकार दिया और वो भाग गया। तो उन्होंने उस खंबे को नाम दिया मल्लखम, अपने से ताकत में, उम्र में, वजन में और कौशल्य में बढ़तर होने वालों की भी परास्त करने का टेक्निक सिखाने वाला खंबा, यानी मल्लखम। करेक्ट करेक्ट। पर उन्होंने देवधर जी ने उनको हराया कुश्ती में अली को। अच्छा। और कुश्ती के दांव का अभ्यास उन्होंने किया मलखम लकड़ी के से। खंबे के ऊपर, जिसको उन्होंने मलखम ये नाम दे दिया। करेक्ट। मतलब ऐसा मलखम आप एक बार ट्रेन हो जाते हो तो आप फिर कोई भी टाइप के एक्टिविटीज में आप बहुत एफिशिएंट हो जाते हो। इट डेवलप्स योर कॉन्फिडेंस, करेक्ट। इट डेवलप्स योर कोऑर्डिनेशन, इट डेवलप्स योर स्ट्रेंथ, स्टेमिना। वैसे तो मलखम का जिक्र बहुत पहले से हमें मिलता है, जैसे बजरंग बली, वो रामायण महाभारत काल से है। तो मलखम तभी से अस्तित्व में था, ये कहते हैं। हजारों साल पहले एक कपाल कुरंटक योग है, एक एपिक है, जिसमें रज्जु योगा नाम से दिया है कि एक रस्सी के ऊपर कैसे आसन किए जा सकते हैं। वैसे तमिलनाडु में भी कुछ केव्स में कुछ मूर्तियाँ पाई गई हैं जो हजारों साल पहले की है, और वो मलखम जैसे व्यायाम करती हैं। यह एक 1135 में सोमेश्वर चालुक्य ने लिखा हुआ एक मानसोल्लास करके ग्रंथ है। मानसोल्लास में इसका जिक्र किया गया है, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है उस समय मलखम कैसे किया जाता था। अच्छा। तो मैं जब पुरी में गया था, जगन्नाथपुरी में, तो वहाँ जगन्नाथ मंदिर के बाजू में एक जगन्नाथ वल्लभ अखाड़ा था। तो मुझे मालूम पड़ा कि वहाँ पर मलखम सिखाया जाता है। तो मेरा काम पूरा होने के बाद शाम को वहाँ चला गया। तो उन्होंने कहा कि यहाँ सुबह 5 बजे एक आदमी आता है और मलखम करता है। तो मैंने मेरा टिकट कैंसिल करवा दिया, दूसरे दिन का टिकट निकाला और दूसरे दिन सुबह 5 बजे वहाँ पहुँच गया मैं। तो एक लक्ष्मीधर भोई नाम का एक 65 साल का हट्टा कट्टा आदमी वहाँ आया था, एक धोती पहना था छोटी सी। तो एक सुपारी के पेड़ के ऊपर उन्होंने मुझे मलखम करके दिखाया। तो मैंने पूछा उसको, ये आपको किसने सिखाया? तो उसने कहा कि ये मेरे दादाजी है, उन्होंने मुझे सिखाया। तो उनको किसने सिखाया? तो उनके दादाजी ने उनको सिखाया। तो जब से ये जगन्नाथपुरी का मंदिर यहाँ है, तब से जगन्नाथ वल्लभ अखाड़ा है और तब से यहाँ मलखम की प्रैक्टिस की जाती है। यानी 700 साल का इतिहास उसने मुझे बता दिया। और हम कहते हैं कि 200-250 साल पहले बालम भट्टाचार्य देवधर जी ने मलखम को जन्म दिया। यानी उसका ये जो विविध फॉर्म्स में उसका अस्तित्व उसके पहले से भी था। और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली ब्रिटिशों ने पेशवा को पराभूत कर दिया और उनको सालिना 3 लाख तनख्वाह देकर उनको कानपुर के पास एक ब्रह्मावर्त नाम की जगह है, वहाँ रख दिया। तो उस समय ऐसे ट्रेन या बसेस या कार्स नहीं थी, पैदल चल के ही जाना पड़ता था। तो पेशवा जी जिस रास्ते से पूना से ब्रह्मावर्त तक गए, उनके साथ बालम भट्टाचार्य देवधर जी भी थे। तो पूना से सूरत, सूरत से बड़ौदा, बड़ौदा से अहमदाबाद, अहमदाबाद से देवास, देवास से उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, वाराणसी, कानपुर, झांसी और कानपुर। इस रास्ते पे जहाँ जहाँ उन्होंने मुक्काम किए, वहाँ उन्होंने अखाड़े शुरू किए। आज 200-250 साल के बाद भी वो अखाड़े जीवित है, वहाँ मलखम है, लेकिन करने वाला सेटअप किए थे वो, लेकिन कोई करने वाला नहीं है मलखम, कोई सिखाने वाला नहीं है। तो उस समय उन्होंने मलखम का बहुत प्रचार किया, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तक। उनकी जो पूरी शिष्य परंपरा थी, उन्होंने भी मलखम बहुत आगे बढ़ाया। सॉरी गाइस, आपके पॉडकास्ट के फ्लो को बस 30 सेकंड के लिए रोक रहे हैं। 2 बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आपको देनी थी। पहली न्यूज ये है कि बड़े बड़े पॉडकास्ट जो हमारे विन विन वर्ल्ड पे आते हैं, उसके अगर आपको छोटे छोटे क्लिप्स देखने हैं तो विन विन शॉर्ट्स को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और सेकंड न्यूज ये है कि अगर आपको हमारी नॉर्मल लाइफ देखनी है, कैसे हम उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो आप विन विन व्लॉग्स को फॉलो कर सकते हो। नाउ बैक टू पॉडकास्ट। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तक उनकी जो पूरी शिष्य परंपरा थी, उन्होंने भी मलखम बहुत आगे बढ़ाया। लेकिन
250 साल के ब्रिटिशों के भारत पर राज्य करने से बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी वो नामशेष हो गई। जैसे गायन कला, वादन कला है, नृत्य कला है, अभिनय कला है, वैसे ही योग कला थी, मलखाम थी। से हमारे भारतवर्ष ने दुनिया को बहुत कुछ दिया था, जैसे गणित में शून्य की संकल्पना है, या सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा है, या पूरे विश्वविद्यालय में सबसे पहला दुनिया में विश्वविद्यालय जो है वो तक्षशिला है, या महामुनि पतंजलि ने दिया योग शास्त्र है। लेकिन इसको रिवाइव करने के लिए बहुत साल लग गए। अभी अभी जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने मलखाम, कलरीपयट्टू, टांग था, या इनको खेलो इंडिया में सम्मिलित किया, तभी थोड़ा इनका सम्मान बढ़ गया वापस आया। और लोगों को एक मलखाम के बारे में आकर्षण पैदा हो गया। अभी 2028 ओलंपिक्स में शायद डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट भी मलखम को दिखाने वाले अभी हैं शायद। 2024 में हम गए थे, 24 में हम पेरिस में गए थे, हाँ। पेरिस ओलंपिक्स के समय। उस समय इंडिया हाउस में नीता मुकेश अंबानी जी है, जो रिलायंस फाउंडेशन के अध्यक्ष है, और जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की सदस्य है, उन्होंने अक्टूबर 23 में थॉमस बाक, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनको मुंबई बुलाया था। और यहाँ घंटसोली में रिलायंस कॉरपोरेट पार्क था, वहाँ पर 3-4 हज़ार बच्चों ने वहाँ अलग अलग खेलों का प्रदर्शन किया था। उसमें गली क्रिकेट भी था, खो खो भी था, और 10 ब्लाइंड बच्चे और 10 ब्लाइंड लड़कियों को लेकर हमने मलखम का प्रदर्शन दिया था। ब्लाइंड बच्चों ने, और वो थॉमस बाक ने और नीता अंबानी जी ने देखा था। और फिर ये तय हो गया कि ये जब इंडिया हाउस रिलायंस फाउंडेशन का पेरिस में होगा, पेरिस ओलंपिक्स के समय, उसमें ब्लाइंड बच्चों का मलखम का डेमोन्स्ट्रेशन होगा। तो आप जब जो गए थे पेरिस में, हाँ तो जी। वहाँ पे ब्लाइंड बच्चे लोगों ने हमारे 8 perform लोगों किया की था। टीम थी। अच्छा। मेरे साथ में डॉक्टर नीता ताटके जो कोच मैनेजर थी, और 4 ब्लाइंड बच्चे थे, और एक छोटा लड़का और एक छोटी लड़की, ऐसे 8 लोगों की हमारी टीम थी। और ये ओलंपिक के पहले दिन से 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक हर दिन में एक बार, कभी कभी 2 बार भी हम मलखम का डेमोन्स्ट्रेशन वहाँ करते थे। और पूरे दुनिया के अलग अलग देशों से आए हुए दर्शक थे, खिलाड़ी थे, प्रशिक्षक थे, इन सबको मलखम ने बिल्कुल मलखम के ऊपर उनका इतना प्रेम हो गया कि उन्होंने खुद आकर मिले, हमें बात किया बच्चों से, बहुत सारे फ़ोटो निकाले, बहुत चीयर अप किया उनको करते समय। यानी मलखम के लिए एक अलग माहौल बन गया था वहाँ पर। वाह, बहुत तो बढ़िया। ये वेस्टर्न कंट्रीज में है अभी मलखम? कोई अगर समझो इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है ओलंपिक्स में, तो कोई कंपटीशन में है या फिर? अभी तक तो कंपटीशन का नहीं है। सवाल ही नहीं They है, have not अभी started it. डेमोन्स्ट्रेशन हो गया। हाँ, वैसे 1936 में बर्लिन ओलंपिक्स में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती की एक टीम गई थी, और वहाँ पर हिटलर के सामने उन्होंने मलखम का डेमोन्स्ट्रेशन दिया था। अच्छा, किया था। और हिटलर इतना प्रसन्न हो गया था, उन्होंने उस टीम को एक ओलंपिक मेडल दे दिया था। वो अभी भी अमरावती के हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में है, फॉर डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए। अभी इतने सालों के बाद, 88 ईयर्स के बाद, अभी वापस मौका मिला कि मलखम को ओलंपिक में सम्मिलित होने के लिए। लेकिन अभी सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन हाँ, की तौर वही मैं पे पूछ हुआ रहा है। था। और 2036 में अहमदाबाद में इंडिया इज होस्टिंग ओलंपिक्स, हाँ, तो उस समय मलखम शायद उसमें As a एक sport. कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट करके सम्मिलित हो जाएगा। यही हमारी कोशिश है। आपको कहाँ से आइडिया आया कि आपने 2 साल में ही सोचा कि हाँ, नहीं आपके गुरु कौन थे? हाँ, आपके गुरु कि कौन थे? कोई और 2 साल के बच्चे को कि सिखाए? कैसे पता चलेगा 2 साल के बच्चे को कि मुझे ये करना है? हाँ, तो उसके बारे में कुछ बताइए सर। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे माँ के पिताजी जो हैं, माय ग्रैंडफादर, वो पूना में रहते थे। ही वॉज एन इंजीनियर। ये KEM हॉस्पिटल जो है उन्होंने बांधा है, लेकिन ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर। योर नाना जी मतलब? नाना जी। हाँ, तो छुट्टियों में हम 3 भाई 1 बहन, इनको लेकर मेरी माँ पूना जाती थी। तो पूना में सुबह 5 बजे मेरे नाना जी उठकर योगाभ्यास करते थे। बाकी सब लोग सोते रहते, लेकिन मैं सुबह 5 बजे उठकर उनके सामने बैठकर जैसा वो करते हैं वैसा करने की कोशिश करता था। तो उन्होंने जान लिया कि इसको इसमें दिलचस्पी है, इंटरेस्ट है।
तो उन्होंने मेरी माँ को बता दिया, मुंबई में श्री समर्थ व्यायाम मंदिर है दादर शिवाजी पार्क में, उसके जो फाउंडर है प्रहलाद लक्ष्मण काळे गुरु जी, वो मेरे कलीग हैं, उन्होंने स्वातंत्र आंदोलन में साथ में काम किया था। तो उदय को उनके पास ले जाइए, उनके पास उनको छोड़ दीजिए। उस समय हम काला चौकी में रहते थे। मेरे पिताजी की एक गाड़ी थी, मॉरिस 8 करके छोटी गाड़ी थी। तो पिताजी गाड़ी चलाते थे, माँ उनके बाजू में बैठ जाती थी, हम तीनों भाई एक बहन पीछे बैठ जाते थे और वो काला चौकी से दादर आते थे। हमें शिवाजी पार्क में समर्थ व्यायाम मंदिर में छोड़कर वो उसके पीछे एक म्यूनसिपल जिमखाना है जहाँ बैडमिंटन क्लब है, तो बैडमिंटन खेलने के लिए जाते थे। नंदू नाटेकर के वो पार्टनर थे, तो वो बैडमिंटन खेल के वापस जाते समय हमें लेकर वापस काला चौकी चले जाते थे। तो शाम को वहाँ जाने की शुरुआत उस समय हो गई जब मैं 2-2.5 साल का था। लेकिन काले गुरुजी ने मुझे मलखम्ब में बहुत रुचि पैदा कर दी। हम हमेशा ये कहते हैं कि वन हु एक्सप्लेन्स इज़ अ गुड टीचर, वन हु डेमॉन्स्ट्रेट्स इज़ अ बेटर टीचर, बट वन हु इंस्पायर्स इज़ द बेस्ट टीचर। तो इन्होंने इंस्पायर कर दिया मलखम्ब के बारे में। तो उसके बाद हम माहिम में रहने के लिए आ गए। उस समय मैं लोकमान्य विद्या मंदिर स्कूल में था। तो सुबह 7 बजे का स्कूल होता था, लेकिन मैं सुबह 5:30 से 6:30 व्यायामशाला आता था, मलखम्ब सीखता था और घर जाकर नहा धोकर 7 बजे पहले बेल के अंदर स्कूल में पहुंच जाता था। तो मेरे शादी के दिन भी मैं सुबह पहले व्यायामशाला आ गया, प्रैक्टिस किया, बाद में शादी के लिए हाजिर हो गया। पहले इधर का प्रैक्टिस पहले जिम किया, पहले व्यायामशाला जाके जिम किया, मलखम्ब किया, बाद में तो उस दिन भी आपने नहीं सोचा कि चलो आज तो शादी है, आज ब्रेक ले लेते हो? तो ये एडिक्शन है एक प्रकार का, ये आपके बिना नहीं चलता है, हैबिचुअल हो गया था। हाँ। तो आप अभी भी जाते हो? आज मैं 72 साल का हूँ, फिर भी सुबह 4:30 बजे व्यायामशाला जाता हूँ और रात को 9:30 बजे घर जाता हूँ। तो ये रूटीन आज भी मेरा वही है। तो अभी भी आप खुद करते हो? मैं अभी ज़्यादा सिखाता हूँ। हाँ। मेरा तो वैसे जॉगिंग एक्सरसाइजेस वो तो चलता है, 4:30 से 5:30 मेरा खुद का एक्सरसाइज होता है। 5:30 बजे व्यायामशाला खोल देता हूँ, फिर 5:30 बजे कुछ बच्चे प्रैक्टिस के लिए भी आते हैं, फिर 6 बजे लेडीज़ का योगा क्लास शुरू हो जाता है, फिर 6 से 7 लेडीज़ योगा क्लास होता है, फिर 7 बजे जेंट्स योगा क्लास होता है। उनको सिखाने वाले अलग अलग टीचर्स हैं, लेकिन आई एम नाउ द जनरल सेक्रेटरी एंड चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द इंस्टीट्यूशन। मैंने जब आपसे बात की थी उस बारे में, तो आपने बोला था कि यहाँ पे हम स्पोर्ट्स बहुत सारे बच्चों को सिखाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है और कुछ है चलो जो कैपेबल है। तो आपने मुझे उसका एक बजट बताया था कि हम 30 रुपीज़ में इतने स्पोर्ट्स सिखाते हैं, वो भी 30 रुपीज़ सिर्फ मंथ का। ये कैसे पॉसिबल है सर? ये जो व्यायाम महर्षि प्रहलाद लक्ष्मण काळे गुरु जी थे, उनका ये एक मोटो था कि गरीब से गरीब भी व्यायाम से वंचित नहीं रहना चाहिए, व्यायाम सबको एक्सेसिबल होना चाहिए। इसके लिए हम जब व्यायामशाला जाते थे तो महीने की 1 रुपया फ़ी थी, वो बाद में महीने की 5 रुपये हो गई, फिर 10 रुपये हो गई। आज इतने सालों के बाद, 100 साल के बाद भी व्यायामशाला की फ़ी 30 रुपीज़ पर मंथ है। और वहाँ बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स, जूडो, खो खो, मलखम्ब, ये सभी खेल सिखाए जाते हैं। 180 कोचेस है जो किसी भी प्रकार का मानधन, सैलरी, पेमेंट, स्टाइपेंड कुछ भी नहीं लेते हैं और कम से कम 2-2, 3-3 घंटा डेली बच्चों के लिए स्पेंड करते हैं। तो 30 रुपीज़ में कुछ भी आप सीख सकते हो? ये कहाँ, सब में से एनीथिंग यू कैन लर्न विद इन 30 रुपीज़। हमारे यहाँ फीस नहीं है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि डेली मंडे टू सैटरडे अटेंडेंस इज़ कंपल्सरी। अच्छा। मैं हफ्ते में 1 बार आऊँगा, मैं हफ्ते में 2 बार आऊँगा, ये नहीं चलता है। यू हैव टू कम एवरी डे, क्योंकि ये व्यायाम है, ये तो हॉबी क्लास नहीं है। तो व्यायाम डेली करना चाहिए। जैसे हम डेली खाना खाते हैं वैसे व्यायाम भी डेली करना चाहिए। वो नहीं करेंगे तो एक दिन व्यायाम नहीं किया तो आपकी एफिशिएंसी 40% से कम हो जाती है। तो इसके लिए व्यायाम डेली होना चाहिए और उससे फिर बच्चों को इतनी एक आदत हो जाती है, स्कूल हो, कॉलेज हो, एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो, लेकिन वो व्यायामशाला में आकर एक्सरसाइज किए बिना जाते नहीं हैं। तो सर ये मलखम्ब आपने जैसे बोला था कि पहले तो सिर्फ एक लकड़ी के खंबे पे ही होता था, तो ये रोप का कब चालू हुआ कि रोप से भी हम कर सकते हैं? जी, ये बालमबट दादा देवधर जी ने पोल मलखम्ब की शुरुआत की। उसके बाद कम से कम 100 साल के बाद दामोदर भट्ट मोघे जी जो थे, उन्होंने केन मलखम्ब शुरू किया। केन का जो फर्नीचर बनाया जाता है, बैम्बू, इतना फिंगर थिक केन होता है, वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल होता है
और ऊपर से टंगा हुआ होता है। तो उसके ऊपर हम भी जो सीखे वो केन मलखम्ब भी सीखे। उस समय सिंगापुर से केन इंपोर्ट होता था, लेकिन बाद में इंपोर्ट पॉलिसी में चेंज हो गया, तो सिंगापुर से केन आना बंद हो गया। और इंडिया में जो केन होते हैं, नॉर्थ ईस्ट में बहुत केन होता है, लेकिन वो इतने रिलायबल नहीं होते हैं कि जब टूट जाता है तो 2 टुकड़े हो जाते हैं उसके। ये सिंगापुर का केन टूट जाएगा तो भी उसको 2 टुकड़े नहीं होंगे वो। तो इसके लिए वो केन मलखम्ब करने में बहुत उसके ऊपर सेफ था, और ये सेफ्टी नहीं था इसके लिए। फिर केन की जगह पे रस्सी सब्स्टिट्यूट कर दी। वो वैद्य मदर करमलकर जी थे, जो भानु तालीम संस्था, अंबाबाई तालीम संस्था मिरज के थे, सांगली जिला में। उनके बाद व्यायाम पटु पवी बाणे गुरुजी, परशुराम विठोबा बाणे करके थे, उन्होंने ये रोप मलखम्ब का बहुत प्रचलन कर दिया। उनके साथ हमेशा रोप मलखम्ब होता ही था, कहीं पर जाते तो रस्सी लगाकर उस पर योगिक आसन करते थे। तो हमने जो सिखाया वो सब रोप पे सिखाया, लेकिन हम जो किया वो सब केन पे किया। हाँ, तो आपने डिफिकल्ट से स्टार्ट करके आप आए। केन पे करना बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल होगा। वही में इसलिए ना फ्लेक्सिबल होता है, वो तो घूमेगा इधर उधर। और नहीं, मैं एक बार है ना मलखम्ब के थोड़े रूल्स जान लेते कि क्या मलखम्ब का पूरा खेलना है तो कैसे क्या होता है इसमें। क्या होता है, जैसे मैं पहले जिम्नास्टिक करता था, हाँ, तो जैसे जिम्नास्टिक्स में था वैसे सेम पैटर्न पे हमने मलखम्ब का एक कोड ऑफ पॉइंट्स बना दिया। कोड ऑफ पॉइंट्स मैंने रूल रेगुलेशंस कि 60 to 90 seconds इज द टाइम गिवन टू द कॉम्पिटिटर, कि 60 से 90 सेकंड में अपना सेट पूरा करेगा मलखम्ब के ऊपर। वो जो करेगा उसके सभी एलिमेंट्स जो है वो A, B, C पार्ट में डिवाइड किए थे। A यानी बिल्कुल इजी, B यानी मीडियम, C यानी डिफ़िकल्ट। ओके। तो आपके सेट में कम से कम 4 A होने चाहिए, कम से कम 5 B होने चाहिए, और कम से कम 1 C होना चाहिए। एक कम से कम सबसे डिफिकल्ट एलिमेंट होना चाहिए। तो उसकी डिफ़िकल्टी वैल्यू 3.4 हो जाती थी, यानी 0.2 इज़ इजी एलिमेंट A पार्ट, 0.4 इज़ B पार्ट, और 0.6 इज़ C पार्ट। ओके। तो 4A का मतलब है 4 into 0.2, तो 0.8 हो गया। फिर 5B का मतलब है 5 into 0.4, इसका मतलब 2.0, तो B 2.0, और 1C का मतलब 0.6, तो इसका टोटल मिलाकर 3.4 डिफ़िकल्टी के हो गए। फिर 5.0 इज़ फॉर कॉम्बिनेशन एग्जीक्यूशन, और 1.6 इज़ फॉर कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब इन एलिमेंट्स को आपने एक दूसरे में कैसे मर्ज किया है, कैसे उसका हार्मोनियस कॉम्बिनेशन आपने बनाया है। सो दैट कॉम्बिनेशन वैल्यू इज़ 1.6, डिफ़िकल्टी इज़ 3.4 एंड एग्जीक्यूशन इज़ 5.0। कुल मिलाकर 10 मार्क्स होते थे। तो एक सेट को इवेल्यूएट करने के लिए एक जज, चीफ जज, और 4 जजेस बैठते थे। ऑल ऑफ देम विल इवेल्यूएट साइमल्टेनियसली डिफरेंट पार्ट्स, इन पूरा सेट को इवेल्यूएट करेंगे, एंड देन द जजेस विल शो देयर स्कोर आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स दिए हैं। फिर उसमें से हाईएस्ट और लोएस्ट कट किए जाएंगे, और एवरेज ऑफ मिडिल 2 विल बी टैलिड विद द चीफ जज स्कोर। तो वो यदि सही होता था तो एवरेज जो स्कोर होता था वो डिक्लेयर किया जाता था, ये स्कोर कॉम्पिटिटर को मिला है। लेकिन बहुत साल लगे केंद्र शासन से टू गेट रिकग्निशन एज अ स्पोर्ट फॉर मलखम्ब। वो लोग तो अभी तक मलखम्ब को रिकग्नाइज भी नहीं करते थे। वो लोग के लिए तो एक्सरसाइज होगा। हाँ, वो यही कहते थे कि वो तो मलखम्ब तो दंड बैठक जैसे एक्सरसाइज है, वो तो खेल कैसे हो सकता है। हमने उनको बोला इतने साल हम मलखम्ब की नेशनल चैम्पियनशिप्स करते हैं। पहले तो जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया था, वही मलखम्ब की नेशनल चैम्पियनशिप भी कंडक्ट करते थे अलॉन्ग विद जिम्नास्टिक्स। 1976 was the last national championship conducted by Gymnastics Federation of India। और उसके बाद उन्होंने 1 game 1 फेडरेशन का रूल आ गया, तो उन्होंने एक फेडरेशन को एक ही गेम का नेशनल लेना है, तो उन्होंने जिम्नास्टिक का चालू किया, मलखम्ब को डिस्कनेक्ट कर दिया। तो 77, 78, 79, 80 तक मलखम्ब की नेशनल चैम्पियनशिप नहीं हुई। और फिर 80-81 में मलखम्ब फेडरेशन ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस। उज्जैन में
डॉक्टर बम शंकर जोशी थे और ये राजेश श्रीवास्तव, राकेश श्रीवास्तव, इन्होंने मलखम्ब फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की और फर्स्ट इन्विटेशनल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया उज्जैन में। और उसी समय मलखम्ब फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन हो गया और उसके बाद फिर लगातार मलखम्ब की नेशनल चैम्पियनशिप शुरू हो गई। एवरी ईयर होती है। एवरी ईयर। सो आई एम देयर। 1981 से लेकर आज तक मैंने हर एक नेशनल अटेंड किया है। एक मोहन रावले करके मुंबई में एमपी थे, उन्होंने ये सवाल पार्लियामेंट में पूछा था कि इज़ द गेम ऑफ मलखम्ब रिकग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग टू प्रमोट दिस गेम अब्रॉड। उस समय मार्गारेट अल्वा वॉज द स्पोर्ट्स मिनिस्टर। तो उन्होंने ये कहा कि वी हैव आस्क्ड फॉर सर्टेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मलखम्ब फेडरेशन ऑफ इंडिया। ऑन रिसीट ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन वी विल डिसाइड अबाउट द रिकग्निशन ऑफ द स्पोर्ट। लेकिन मैं ही उस समय मलखम्ब फेडरेशन का सेक्रेटरी था, हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन मांगी नहीं थी उस समय। नहीं। बाद में फिर गवर्नमेंट का लेटर आ गया, फिर हमने उनको जवाब दे दिया। लेकिन उन्होंने दूसरा जो जवाब दिया वो ज़्यादा खतरनाक था। उन्होंने ये कहा टू प्रमोट द गेम अब्रॉड इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंसर्न फेडरेशन एंड नॉट ऑफ द गवर्नमेंट। अरे वाह। यानी जब चाइना वुशु के लिए, जापान जूडो के लिए, कोरिया टाइक्वांडो के लिए, मलेशिया सेपक टैक्रो के लिए, हर एक कंट्री अपने अपने खेल को आगे बढ़ाने के लिए इतनी कोशिश कर रहा है, और हमारी सरकार ये कहती है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो फेडरेशन की जिम्मेदारी है। तो फेडरेशन की जिम्मेदारी मतलब जो भी खर्चा होगा फेडरेशन करेगा। सभी फेडरेशन को ही करना है। ट्रैवल आपको करना है, एथलीट को आपको रहने देना है, खाना पीना आपको देखना है। और फेडरेशन को पैसा कहाँ से मिलेगा? इट्स अ विशियस सर्कल कि जब तक इसको टीवी पे या पब्लिसिटी में ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिलता है तब तक लोग नहीं आएंगे देखने के लिए। जब तक लोग नहीं आएंगे तब तक स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी। फिर बच्चों का खाना पीना, ट्रैवलिंग, जजेस कॉर्नर, ये सब कैसे देंगे। लेकिन फिर भी हमने 81 से लेकर 96 तक हर साल मलखम्ब के नेशनल अलग अलग जगहों पर कंडक्ट किए। अमृतसर में पंजाब में नेशनल किया, फिर झांसी में उत्तर प्रदेश में किया, फिर उज्जैन में मध्य प्रदेश में किया, भरतपुर में राजस्थान में किया, या बड़ौदा में किया गुजरात में, पूना, सांगली, सातारा, फल्टन, मुंबई, इतनी जगह पे किया। यानी आई वॉज द सेक्रेटरी, आई वॉज कंडक्टिंग मलखम्ब नेशनल्स एनीवेयर विदाउट एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कैसे करते? तो पैसा कहाँ से, फिर कैसे? वी यूज्ड टू गो टू द पीपल एंड कन्विंस देम अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मलखम्ब, और उसके लिए उनको बोलते थे कि आपको नेशनल कंडक्ट करनी है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द लव ऑफ मलखम्ब दे यूज्ड टू डू इट। और बच्चे अपने अपने खर्चे से आते थे और उनकी रहने खाने की व्यवस्था तो हम करते थे। अच्छा, अपने खर्चे से? जहाँ नेशनल करते थे वहीं पर, और मलखम्ब को बच्चों को प्राइजेस देते थे। और फिर हमने पूरे भारत में 100 से ज़्यादा एमपीज़ को उनके पास से लेटर ले लिए कि मलखम्ब फेडरेशन is conducting nationals in different countries and मलखम्ब is our ancient traditional Indian physical culture, और उसको हम गवर्नमेंट की ओर से रिकग्नाइज करना चाहिए। तो 96 में मोहन रावले जी का फ़ोन आ गया कि मैंने क्रीड़ा मंत्री से अपॉइंटमेंट लिया है, आप तुरंत दिल्ली आ जाओ। तो मैंने पहले व्यायामशाला जाकर इतने साल जो नेशनल्स अलग अलग जगह पर कंडक्ट किया था उसका सब लेखा जोखा साथ में ले लिया, डेटा कलेक्ट कर लिया। हाँ। कहाँ कहाँ लिया था, उन राज्यों में उनकी भाषा में वहाँ के अखबारों में कितनी इसके बारे में पब्लिसिटी आई थी, कितने जजेस कौन कौन से स्टेट से आए थे, कितने खिलाड़ी आए थे। और दूसरे दिन जब हम मुकुल वासनिक जी के पास 11:30 बजे चले गए तो 1 घंटा मैंने उनके साथ ये सब बात किया कि आज तक हमने मलखम्ब के लिए क्या क्या कोशिश किया है। तुरंत उन्होंने अपने पीए को बुला लिया और मेरे हाथ में लेटर दे दिया कि मलखम्ब फेडरेशन ऑफ इंडिया हेडेड बाय मिस्टर उदय देशपांडे एज जनरल सेक्रेटरी इज़ रिकग्नाइज्ड बाय दिस डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो 96 से मलखम्ब को मान्यता मिल गई। क्रीड़ा मंत्री ने मान्यता दी थी। और उसके बाद हम गए, सुरेश कलमाड़ी जी थी, रेलवे मिनिस्टर थे, तो रेल भवन में गए तो वहाँ उन्होंने तुरंत जो मलखम्ब नेशनल के अलग अलग राज्यों से खिलाड़ी आते हैं उनके लिए रेलवे कंसेशन शुरू कर दिया।
तो उसके बाद फिर लोग मलखम्ब के लिए रेलवे कंसेशन यूज़ करके आते थे। हम लोग तो ट्रेन से जाते थे, लेकिन अभी जो नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया में मलखम्ब को इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो अभी के खिलाड़ी नेशनल के लिए फ़्लाइट से जाते हैं, अभी ट्रेन से नहीं जाते हैं। और तो अभी वो रेलवे कंसेशन वो सब है, अभी भी है, सब कुछ है। हाँ, एंड देन इवन नेशनल में जो विनर्स है उनके लिए 10,000 रुपये महीने का, यानी साल का 1,20,000 उनको स्कॉलरशिप मिलती है। और पूरे इंडिया में 100 से ज़्यादा मलखम्ब ट्रेनिंग सेंटर्स तैयार करने के लिए उन्होंने हर सेंटर को 5 लाख रुपए का इक्विपमेंट ग्रांट दे दिया है। अच्छा, मोदी जी ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से। तो इसके लिए अभी मलखम्ब बहुत अच्छे ढंग से आगे फैलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जाएगा। और मलखम्ब खिलाड़ियों को अभी गवर्नमेंट जॉब में से भी उनको आश्वस्त कर दिया है, तो दे कैन गेट गवर्नमेंट जॉब्स ऑल्सो। सो ये गवर्नमेंट बेसिकली नॉट ओनली डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री बट छोटे छोटे स्पोर्ट्स पे भी इनका बहुत ध्यान है। इंडिजिनस स्पोर्ट्स के लिए, जैसे कलरीपयट्टू है, जैसे योगा है, जैसे टांग था मणिपुरी खेल है, या मलखम्ब जो महाराष्ट्र का खेल है, उसके लिए बहुत कुछ उन्होंने किया है। वाह, क्या बात है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ सब लोगों का कुछ कर नहीं रहे, कुछ हो नहीं रहा, बट एटलीस्ट ये जो छोटे छोटे जो स्पोर्ट्स है जो बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए, उस पर मोदी जी का पूरा ध्यान है। तो हमने जब 9 मई को राष्ट्रपति भवन में ये पद्म अलंकरण समारोह हुआ, तो उसके बाद जब मोदी जी से हम मिले थे, तो मैंने उनको बोला कि हम आपके बहुत बहुत आभारी है कि मलखम्ब का सम्मान आपने बहुत बढ़ाया है। जिस खेल को एक बार गवर्नमेंट से की मान्यता भी नहीं थी, उस खेल को आज अर्जुन पुरस्कार शुरू हो गया, द्रोणाचार्य पुरस्कार शुरू हो गया, और अभी पद्मश्री शुरू हो गया। तो उन्होंने तुरंत ये कहा, नहीं, हमने मलखम्ब का सम्मान नहीं बढ़ाया, मलखम्ब का सम्मान आप लोगों ने बढ़ाया है। मलखम्ब शायद संस्कृत वर्ड से डिराइव हुआ था ये। जी बिल्कुल, मल्ल और खम्ब। अच्छा, ओके। और ये कोई मध्य प्रदेश का आई थिंक ये नेशनल स्पोर्ट भी है। नहीं, मलखम्ब को मध्य प्रदेश ने अडॉप्ट कर लिया है कि उन्होंने मलखम्ब का सेंटर हर एक डिस्ट्रिक्ट में शुरू करने की कोशिश की है, कि वहाँ पर मलखम्ब एकेडमी को खोलकर सब इक्विपमेंट वगैरह गवर्नमेंट से देकर, मलखम्ब कोच को अपॉइंट करके उनको 35-40 हज़ार महीने का तनख्वाह देके मलखम्ब का बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम किया है। ये मलखम्ब महाराष्ट्र का खेल है, लेकिन मध्य प्रदेश ने उनको अडॉप्ट कर दिया है। वही पूछना था भैया, आपको मलखम्ब ऐसा लगता है महाराष्ट्र सेंट्रिक है पूरा? हाँ, मोस्टली महाराष्ट्र सेंट्रिक। हमारे अभी क्रू मेंबर को भी पता चला था कि मलखम्ब के बहुत बड़े पर्सनालिटी आ रहे हैं आज पॉडकास्ट के लिए, तो उसके मुंह से भी वही निकला, महाराष्ट्रन हो गए ना। तो वो इट इज वेरी महाराष्ट्रन डोमिनेटेड, और वो स्टेट के अलावा दूसरे स्टेट ने अडॉप्ट कर लिया। ओरिजिन तो उसका महाराष्ट्र में हुआ, जैसे नासिक में हुआ, उसके बाद पूना में हुआ। लेकिन मैं जब समर्थ व्यायाम मंदिर में मलखम्ब करता था, तो मेरे व्यायामशाला में 2-4 लोग मलखम्ब करते थे। लेकिन आज समर्थ व्यायाम मंदिर में 100 लड़के 100 लड़कियां डेली मलखम्ब करते हैं। इतना ही नहीं, मुंबई में 2-3 जगह पे ऐसे थे, मलखम्ब शुरू था। आज मुंबई में कम से कम 200 मलखम्ब सेंटर्स हैं जहाँ पर मलखम्ब डेली सिखाया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है। मुंबई एंड सबर्बन। और महाराष्ट्र का एक में वो ऐसा खेल होगा कि जिसको हर एक डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर्ड डिस्ट्रिक्ट मलखम्ब एसोसिएशन है, एफिलिएटेड टू द मलखम्ब एमेच्योर एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र, एमेच्योर मलखम्ब एसोसिएशन। तो महाराष्ट्र के हर एक डिस्ट्रिक्ट में आज मलखम्ब पहुंचा है। और उसके बाद भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश 4 राज्यों में मलखम्ब था। आज महाराष्ट्र के अलावा भारत में 33 राज्यों में स्वतंत्र राज्य मलखम्ब संगठन है, रजिस्टर्ड है और एफिलिएटेड टू मलखम्ब फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो उसके बाद में 97 से मैंने भारत के बाहर जाकर मलखम्ब का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। पहले जापान में गया, फिर फ्रांस में गया, फिर इंग्लैंड में गया। आज तक मैं 52 देशों में जा चुका हूँ जहाँ मैंने मलखम्ब शुरू किया है। इन सभी देशों में मलखम्ब पहुँच चुका है। नहीं पहुँच चुका है, एज इन वहाँ पे बच्चे करते हैं, सीखते हैं मलखम्ब? वहाँ के बच्चे सीखते हैं, हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। हाँ, ऐसे तो वो क्या रीज़न है? अगर सब लोग इतने सारे देश सीख रहे हैं, इसके बच्चे सीख रहे हैं, तो वो क्या रीज़न है कि इसका कंपटीशन नहीं हो रहा है 1-on-1? नहीं, क्या हुआ था, कुछ कंट्री में कुछ
इलाके में बच्चों ने करना ये बात अलग है। हाँ। लेकिन उस कंट्री का खेल वहाँ उसकी नेशनल फेडरेशन होना Approve होना, और उसका नेशनल कंपटीशन होना ये बहुत मुश्किल है। उसको उसके लिए बहुत अभी मलेशियन मलखम्ब फेडरेशन हो गया, सिंगापुर मलखम्ब फेडरेशन हो गया, जापान मलखम्ब फेडरेशन हो गया, यूएसए मलखम्ब फेडरेशन हो गया, नेपाल मलखम्ब फेडरेशन हो गया। लेकिन ऐसे जब 5 कॉन्टिनेंट्स में 75 कंट्रीज़ में बन जाएंगे तभी वो ओलंपिक में जाने के लिए पात्र रहेगा। हमने 2019 में मलखम्ब की फर्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज किया मुंबई में। वर्ल्ड वर्ल्ड चैंपियनशिप तो बाहर से आए थे उसमें 15 कंट्रीज से पार्टिसिपेंट्स आए थे एंड दे पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड चैम्पियनशिप। और उसमें पोल मलखम्ब पर पहली जो लड़की आ गई जो जापान की थी, काइके टाकेमोटो, वो जीती। हाँ, शी वॉज द फर्स्ट वन। सेकेंड वन वॉज डेलिया सिरुटी, शी वॉज फ्रॉम इटली। और थर्ड जो थी वो हमारे महाराष्ट्र मुंबई भारत की थी, हिमानी परब। लेकिन पोल और रोप मलखम्ब का कॉम्बिनेशन करके जो चैंपियन हो गया वो हिमानी परब को गोल्ड मेडल मिल गया। अच्छा, उसने दोनों का कॉम्बिनेशन में वो गोल्ड मारा उसने। हाँ, मतलब फॉरेन से भी लोग इतना रुचि प्रोग्रेस किए हुए हैं और जीत भी गए। जीत भी। अच्छा, एक मुझे सर जानना था कि इसमें जैसे आपने तो बहुत मतलब आप तो 2 साल के लिए तब से सब चीज़ें कर रहे हो। कुछ लोग होते हैं कि लोग 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 60 साल के हो, फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि अरे यार ये तो बहुत अच्छा है। तो इसमें कोई एज लिमिट होता है कि कोई भी एज में आप कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा डेंजरस तो है ये। नहीं, क्या है, कॉम्पिटिटिव मलखम्ब आप देखेंगे ना कि जहाँ पर बच्चे दौड़ के आते हैं, छलांग लगाते हैं और समरसॉल्ट लगा के मलखम्ब कैच करते हैं, करेक्ट, या मलखम्ब के ऊपर खड़े हो जाते हैं और समरसॉल्ट लगा कर मलखम्ब का डिस्माउंट करते हैं, ये तो कॉम्पिटिटिव बात अलग है। लेकिन जैसे योगा है वैसे मलखम्ब भी खुद के हेल्थ के लिए, सेहत के लिए एज ए फिटनेस स्पोर्ट करना बहुत आवश्यक है। और उसके लिए कोई एज की लिमिटेशन नहीं है। यानी मेरे पास एक शांतिलाल संघवी करके आए थे, ही स्टार्टेड लर्निंग मलखम्ब एट द एज ऑफ 82। और हमने जब 2019 में मलखम्ब की फर्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप किया था, दैट टाइम ही वाज 89 years of age and he gave a live demonstration during that world championship. प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन पोल पे रोप मलखम्ब के ऊपर। अच्छा, रोप मलखम्ब के ऊपर। दैट मीन्स देयर इज नो एज बार, एनीबॉडी ऑफ एनी एज कैन लर्न मलखम्ब। और मैं गए 50 साल से शिवाजी पार्क में एवरीडे मॉर्निंग 7 से 8 फ्री मलखम्ब सिखाता हूँ। एनीबॉडी ऑफ एनी एज कैन कम एंड लर्न। मलखम्ब जो मेरे दिमाग में परसेप्शन है कि पोल है, एक यंगस्टर आया, उसके ऊपर कूदा एंड ही इज डूइंग ऑल एक्रोबेटिक्स पूरा। तो ये जो आप एज ग्रुप बता रहे हो 89, 82, ये लोग भी सेम करते हैं? नहीं, वो नहीं करते हैं जो वो बच्चे करते हैं, उतना फिरोशियस नहीं करते। हाँ, क्योंकि जैसे एपरेटस के ऊपर क्या करना है, हाँ, वो अपने ऊपर है, हाँ, उसका फ़ायदा कैसे लेना है। लेकिन मलखम्ब करने के लिए हम जब सीखते थे तो पहले चढ़ो मलखम्ब के ऊपर, तो रस्सी होगी तो हाथ में रस्सी पकड़कर, अंगूठों में रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ना है। तो अगेंस्ट द ग्रेविटी यू हैव टू पुल योरसेल्फ अप, या हाथ के छल्ले पड़ जाते थे, फिर बहुत दर्द होता था, पैर में दर्द होता था। तो कोई भी बोलता था नहीं, मुझे नहीं करना है, ये मेरा काम नहीं है। अपना बॉडी वेट उठाना, हाँ, अगेंस्ट द ग्रेविटी इतना पुल करके ऊपर चढ़ना है। एंड देयर इज़ अ फियर कॉम्प्लेक्स कि आप नीचे खड़े रहना ठीक है, लेकिन 2 फीट पे ऊपर खड़ा रहना है, फिर 4 फीट के ऊपर खड़ा रहना है, फिर आपको डर लगता है। तो 6 फीट, 8 फीट, 10 फीट ऊंचाई पर चढ़ते हुए कैसे जाना है। जब आप आसान चीज़ें करते हैं तो आप डिफ़िकल्ट चीज़ें अटेम्प्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब तक आपके हाथ की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, फियर कॉम्प्लेक्स भी चला जाता है। तो इसके लिए इतने सारे एलिमेंट्स मैंने डिवाइस किए हैं जो आपको ऊपर चढ़ने के बिना कर सकते हैं आप, रस्सी के ऊपर, पोल के ऊपर, एंड यू एन्जॉय दैट। यू सेंस ऑफ accomplishment है, सेंस ऑफ एन्जॉयमेंट है, एंड देन यू कंटिन्यू फर्दर। मलखम्ब इज नॉट ओनली अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट, इट्स ऑल्सो फिटनेस स्पोर्ट, इट्स ऑल्सो मार्शल आर्ट, इट्स ऑल्सो परफॉर्मिंग आर्ट। मेरे जिम के ट्रेनर हमेशा बोलते दैट यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल। एग्जैक्टली। आप अगर सिर्फ स्ट्रॉन्ग हो तो भी टूट जाओगे, और अगर सिर्फ फ्लेक्सिबल हो और स्ट्रेंथ नहीं है तो भी आप कुछ नहीं कर पाए। आपको दोनों का मिश्रण होना चाहिए। और वो सिर्फ मलखम्ब में सबसे ज़्यादा होता है, हाँ, कि आप बाकी जगह पर स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, जब फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं तो स्ट्रेंथ कम हो जाती है। लेकिन मलखम्ब में स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है।
तो सर ये फीमेल में किसने स्टार्ट किया होगा मलखम, कुछ आइडिया? मैंने समर्थ व्यायाम मंदिर में जब से मलखम सिखाना शुरू किया तब से लड़कियों को भी मलखम सिखाना शुरू किया। अच्छा। और उस समय कॉम्पिटिटिव नहीं था, लेकिन कॉम्पिटिटिव हिसाब से हमने जब ऑल इंडिया मेयर्स कप टूर्नामेंट लिया था मुंबई में, तो उसमें कॉम्पिटिटिव के हिसाब से लड़कियों को पोल मलखम शुरू कर दिया। और नाउ व्हेन वी हैव कंडक्टिंग द फर्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप इन 2019, तो उसमें लड़कों के लिए पोल मलखम और रोप मलखम और लड़कियों के लिए भी पोल मलखम और रोप मलखम दोनों चालू कर दिया। नाउ यू विल सी इट इज़ एवरीवेयर इन इंटर स्कूल, इंटरवर्सिटी या डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, हर कंपटीशन में लड़कों के लिए पोल और रोप और हैंगिंग तीनों है और लड़कियों के लिए पोल एंड रोप दोनों है। लड़कों के लिए एक हैंगिंग मलखम होता है जो वुडन होता है, पोल मलखम जो गड़ा हुआ मलखम है उसके हाफ का साइज होता है, वो 4.5-5 फीट इन हाइट, ऊपर से टंगा हुआ होता है, तो पेंडुलम के जैसे हिलता भी है और अपने आप रोटेट भी होता है, तो उसके ऊपर करना ज़्यादा डिफिकल्ट है, उसको हैंगिंग मलखम कहते हैं। ओके, हाँ, तो उसमें मतलब आपको सब चीज़ बैलेंस करनी पड़ेगी, बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि वो हिल भी रहा है साथ में। हाँ हाँ, तो मतलब 3 पार्ट होते हैं मलखम के, एक तो अपना पोल जो गड़ा हुआ है, एक रोप और एक ये हैंगिंग मलखम। अच्छा, ओके। अभी एक स्नेहलता राजपूत करके है, अच्छा, जो पहले सतारा की थी और सतारा में उन्होंने मलखम, ये स्कूल गोइंग चाइल्ड थी तब उन्होंने मलखम किया था, लेकिन वो उन्हीं तक सीमित रह गया, उसके बाद वो फैला नहीं। लेकिन अभी मेरी व्यायामशाला की जो लड़कियां हैं, जैसे नीता फंडसीकर है जो अभी नीता ताटके हैं, वो उनकी पूरी बैच वो मलखम करती थी, और उसके बाद अदिति करम्बेलकर है, ये हिमानी परब है, ये सभी लड़कियां जो समर्थ व्यायाम मंदिर के मलखम रोप मलखम अच्छा दोनों करती हैं। इतना टाइम आपने मलखम में डाला हुआ है, तो आपकी पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ थोड़ी बहुत तो इम्बैलेंस हुई ही होगी। नहीं, उसमें आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी फॉर्चुनेट। एक तो हमारी जॉइंट फैमिली थी, अच्छा, माँ, पिताजी, फिर मेरा बड़े भाई, उनकी मिसेस, उनके 2 लड़के, मेरा छोटा भाई, उनकी मिसेस, उनके 2 लड़के, मेरे मिसेस, मेरे 2 लड़के, ऑल वेयर इन द सेम फैमिली। 13 लोग थे एक ही फैमिली में। तो मुझे कभी घर में कुछ लाना है, ये ख़त्म हो गया है, वो ख़त्म हो गया, ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। तो मैं पूरा टाइम मेरे ऑक्यूपेशन पे मैंने लगा दिया था, और मैं इसका क्रेडिट मेरी मिसेस को देना चाहता हूँ कि मुझे मेरे फैमिली के बारे में, एक लड़का है, एक लड़की है, कभी उनके पढ़ाई के लिए, उनके स्कूल में कभी जाना नहीं पड़ा, उनका पढ़ाई लेने के लिए मुझे कभी समय देना नहीं पड़ा। दैट ऑल वाज टेकन केयर ऑफ बाय माय मिसेस सुखदा जो है, और उन्होंने पूरा उनका पढ़ाई हो या आगे का हो। अभी मेरा लड़का है जो अमेरिका में है, वो गए 15 साल से, और उसकी मिसेस और उसको अभी एक 10-11 साल की लड़की भी है, वो भी मलखम करती है। मेरा लड़का वहाँ मलखम सिखाता है। और 2018 में जब मैं यूएस गया था, तो वहाँ 14 अगस्त को प्री इंडिपेंडेंस डे एक प्रोग्राम था वहाँ पर, तो एक ही प्लेटफॉर्म पे मेरे लड़के की लड़की जो है, माय ग्रैंड डॉटर, शी वाज परफॉर्मिंग ऑन द पोल। मेरा लड़का हेल्प करने के लिए खड़ा था और मैं कमेंट्री लेकर माइक लेकर कमेंट्री करता था। तो एक ही प्लेटफॉर्म पे 3 जनरेशंस एक साथ मलखम के लिए थी। और मैं सर का ना एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, तो सर ने अपने वाइफ को पहले ही बोल दिया था कि तुम मेरी सेकंड वाइफ हो, फर्स्ट वाइफ मलखम है। शादी मलखम से हो गई है। तो मैं जब ऑफिस में भी जाता था, तो सुबह व्यायामशाला, फिर व्यायामशाला से ऑफिस, ऑफिस से वापस व्यायामशाला, रात को घर। तो ये करने में मेरे बच्चों के साथ भी मेरे कभी मुलाकात घर में होती नहीं थी। वो जब 5 साल के बाद व्यायामशाला आना शुरू हो गई, तभी मैं उनको व्यायामशाला में मिलता था, या तो जब संडे के दिन छुट्टी होती थी तो मैं घर में मिलता था। तो मेरे फैमिली में बहुत बड़ी मेरे पिताजी के बड़े भाई की मिसेस थी, वो आई थी। तो उन्होंने मुझे पूछा था कि उदय, तू अपने बच्चों को डांटना नहीं है कभी? मैं बोला क्यों? नहीं, वो अपनी मम्मी को पूछेगा ये संडे को आने वाले मेहमान मुझे क्यों डांटते हैं। इतना मतलब आपका ये था कम आना। हाँ, और मतलब पूरा लाइफ दे दिया है उन्होंने। कुछ लोग है ना, कुछ लोग सर मतलब ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो एक पर्पस के साथ पैदा होते हैं। सचिन तेंदुलकर से लेके कपिल देव हो गया, या और भी ये हो गए, जैसे आप भी हो गए कि आपने पूरी लाइफ ये स्पोर्ट को दे दी है।
तो आप ये मानते हो कि ये एक्चुअली इम्पोर्टेंस मैं ये पर्पस के लिए पैदा हुआ हूँ तो इसको ही मैं इम्पोर्टेंस ज़्यादा दूँ? जैसे आपने अभी जो बोला उसके हिसाब से 60-40 है, 60% आप शायद उससे भी ज़्यादा मलखम है और बाकी का आप अपने फैमिली के लिए रखा होगा खुद को। तो आप ये मानते हो आप इसके लिए पैदा हुए हो? क्या मैं अलग ढंग से ये कहता हूँ कि भगवान ने कुछ करने का तय किया है और उसके लिए उसने आपको चुना है, तो आपके द्वारा वो काम कर रहा है, तो आपको उसको जितना न्याय देना चाहिए उसको आप न्याय देना चाहिए। दैट इज़ नंबर 1। और सेकेंडली ये है कि भाई पैदा होना, फिर पढ़ाई करना, फिर नौकरी करना, फिर बच्चे पैदा करना और फिर जाना, ये तो हर लोग करता है। लेकिन जो इसके अलावा और कुछ करता है जिसमें इट्स सेल्फलेसली समाज के लिए या किसी खेल के लिए अपना समय, अपनी ज़िंदगी देना, ये ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। और उसको करते समय जो आनंद आता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझता हूँ, इसके लिए ये करता हूँ मैं। और जो आपने पहला बोला ना कि भगवान आपके थ्रू वो चीज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ गीता में भी, तो गीता पढ़ते हो आप? मतलब बिल्कुल बिल्कुल। वाह सर, ये इंजरीज के बारे में पूछना था कि हमें वो ग्राउंड पे ही मलखम करना जरूरी है कि वी कैन पुट पैडिंग्स भी रख सकते हैं नीचे? सीखने के टाइम तो पैड्स लगाते हो? पैडिंग नहीं, क्या होता है, मैं अभी 2 फीट का मलखम, 4 फीट का मलखम, 6 फीट का मलखम ऐसे ही बनाए हैं कि कॉम्पिटिटिव हाइट उसका 8 फीट का होता है, तो 8 फीट के ऊपर जो करना है पहले 2 फीट के ऊपर करके देखो, बेसिक करो, वो उसका मास्टर करो, फिर 4 फीट के ऊपर करो, फिर उस वहाँ पर करो, तो उससे उसका बेसिक पक्का हो जाता है। देन देयर इज़ नो चांस ऑफ इंजरीज। और वैसे हम नीचे भी मैट्स उसको बिछाते हैं, दैट इज कंपलसरी इन द कॉम्पिटिशन में तो होते हैं ऑल्सो होते, लेकिन प्रैक्टिस में उसको थोड़े क्रैश मैट्स होते हैं जो ज़्यादा थिक होते हैं और ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो नया कोई समरसॉल्ट सिखाना है या कोई डिफ़िकल्ट एलिमेंट है तो वहाँ सिखाओ, वहाँ पक्का होने के बाद फिर मैट निकाल दो, देन द लैंडिंग विल बी गुड। तो अभी मलखम में मतलब कोई रेवेन्यू सिस्टम ऐसा है नहीं? अभी है, मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रोफेशनल मलखम ट्रेनर करके ही जॉब चालू किया है, खुद की इंस्टीट्यूशन चालू की है, खुद के क्लासेस चालू किए हैं, या किसी स्कूल में या कोई संस्था में जाकर वो सिखाते हैं, उसका उनको सैलरी मिलता है और वो दैट इज़ गुड। ऐसा नहीं कि मैंने ज़िंदगी में मलखम के लिए एक पैसा भी नहीं लिया तो बाकी सब लोगों ने भी ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ। यू कैन एडॉप्ट इट एज अ योर प्रोफेशन, एज योर करियर ऑल्सो, बट देन बी ऑनेस्ट टू योर करियर, दैट्स ऑल। कि आप जिसको काम करें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देने की, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक उसको फ़ायदा देने की कोशिश करनी चाहिए बस। तो मैं सर जब पढ़ रहा था मलखम के बारे में तो एक नाम बहुत सामने आ रहा था, दत्ताराम दूधम। ओह वाह। हाँ, तो दत्ताराम दूधम इज स्टूडेंट फ्रॉम माई फर्स्ट बैच, वेरी फर्स्ट बैच। कि जो हम प्रैक्टिस करते थे तो हमारी व्यायामशाला थी 6:30 से 8:30 तक व्यायामशाला थी। तो 8:30 को व्यायामशाला ख़त्म होने के बाद बच्चे जब अपने अपने घर जाते थे तब हम अपनी प्रैक्टिस करना शुरू करते थे। तो व्यायामशाला का जो अटेंडेंट था वो झाड़ू पोछा करके सब, उस समय वेट लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग भी वहाँ चलता था, तो सब वेट्स वगैरह अपने अपनी जगह पे रख देने का ये उसका काम था। तो उसने अपने हेल्प के लिए गांव से अपना जो नेफ्यू था उसका बाड़ू दूधम करके जो हमारा अटेंडेंट था, उसने ये दत्ताराम दूधम को बुला लिया गांव से। वो रत्नागिरी जिला में संगमेश्वर तालुका में गोड़वली करके उसका गांव था। गांव से अपने हेल्प के लिए उसको बुलाया, तो उसकी उम्र 10-11 साल का उम्र था उस समय। तो हम 8:30 बजे व्यायामशाला बंद होने के समय हम प्रैक्टिस करते थे। उस समय वो झाड़ू करने के लिए एक हाथ में झाड़ू लेके एक उंगली दांतों तले दबा के देखते बैठता था हमें। तो हमने पूछा कि आपको इंटरेस्ट है क्या, फिर आप भी चालू करो, हम आपको सिखाएंगे। आपने उनको बोला सामने? हाँ। तो वो तुरंत तैयार हो गया। तो उन्होंने बोला मैं सुबह 5:30 बजे व्यायामशाला आता हूँ, तो आपको सीखना है तो 5:30 बजे व्यायामशाला में आपको तैयार होना चाहिए। तो सुबह 5:30 बजे जांघिया बिंगिया पहन के वो मलखम के पास तैयार होता था। 5:30 से 8:30 3 घंटा में उसको मलखम सिखाता था एवरीडे। फिर वो बालू दूधम जो था वो और उसकी वाइफ पारू भाई, वो बाहर किसी के घर में बर्तन मांजने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए वगैरह जाते थे। वो क्या करते थे 8:30 बजे फिर खुद सो के रहते थे और इसी को भेज देते, जा उनके घर में जाकर वो काम करके आओ, वो काम करके आओ। तो वो उनका काम करने के लिए जाता था। फिर 10:30 बजे आकर म्यूनसिपल स्कूल में उसको डाला था, तो फिर स्कूल जाता था। फिर 2 बजे स्कूल से हाफ डे में जब आता था घर में,
तो वो खाना खाता था 2 बजे। मतलब ये तो ये हुआ 5:30 बजे प्रैक्टिस, हाँ। फिर घर का काम, लोगों के घर का काम, फिर स्कूल, और फिर 2 बजे 2 बजे आके खाना के वापस स्कूल में जाने का, हाँ। और शाम को 5 बजे आने का, फिर आने के बाद वापस व्यायामशाला शाम के, और फिर रात को घर खाना खाने का, फिर वापस रात के बर्तन मांजने के लिए किसी के घर में जाना है तो इसी को भेजते थे, और वो रात को 10 साढ़े 10 बजे आके सोता था वो। लेकिन लगातार उसने ऐसे किया तो 71 से लेकर कम से कम 10 साल वो बॉम्बे डिस्ट्रिक्ट मलखम्ब में चैंपियन रहा। हर साल वो डिस्ट्रिक्ट चैंपियन में फर्स्ट आता था। 10 साल लगातार। हाँ, पहले अंडर 14 एज ग्रुप है हमारा सबसे लोएस्ट, फिर अंडर 18, वो हर एक एज ग्रुप में वो फर्स्ट आता था। अगरतला में नेशनल चैंपियनशिप होने वाला था। ओके। और अगरतला पहुंचने के बाद में वहाँ मालूम पड़ा कि वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनको ये मालूम ही नहीं था कि उनके पास मलखम्ब की भी कंपटीशन है। उनको लगता था उनके पास सिर्फ जिम्नास्टिक का कंपटीशन है, यानी जिम्नास्टिक फेडरेशन ने उनको इन्फॉर्म नहीं किया था। तो मैंने सर्कुलर दिखा दिया उनको कि ऐसे सर्कुलर आया, हमने स्टेट सिलेक्शन किया, बाकी भी स्टेट की टीम आई थी। हाँ। तो उसके बाद ठीक है हम कर लेंगे बोला उन्होंने। फिर मैं मार्केट में गया, वहाँ पे मलखम्ब के लिए लकड़ी ढूंढ लेके गया, फिर ढूंढने के बाद मैं कारपेंटर के पास गया, लेथ मशीन के ऊपर मलखम्ब बनाया, फिर वो मलखम्ब लगा कर वहाँ कॉम्पिटिशन कंडक्ट किया मैंने। आई वॉज द चीफ जज फॉर दैट कॉम्पिटिशन, और मैंने कॉम्पिटिशन लेके फिर ये दत्ताराम दुदम है, ही वॉज द फर्स्ट गोल्ड मेडल विनर इन दैट कॉम्पिटिशन, फर्स्ट हिज नेशनल चैंपियनशिप। इतना सब करने के बाद एंड देन ही वॉज नेशनल चैंपियन फॉर मेनी ईयर्स कंटिन्यू आफ्टरवर्ड्स, क्योंकि 70s के बाद जिम्नास्टिक फेडरेशन नेशनल लेना बंद किया। देन मलखम्ब फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नेशनल लिया। उज्जैन में पहला नेशनल, दूसरा नेशनल उज्जैन में हुआ, तीसरा नेशनल मुंबई में हमने कंडक्ट किया, चौथा नेशनल बड़ौदा में हुआ। ऑल द 5 नेशनल ही वॉज द नेशनल चैंपियन। At the age of 23, he got the job in railways and he got the house of his own in his name. तो वो अभी भी करते हैं मलखम्ब? No, unfortunately, during the first wave of corona, he expired at the age of 59, यानी 1 साल में रिटायर होने वाले थे। तो अभी उनकी जगह पे उनकी बेटी को रेलवे में जॉब मिल गया है। अच्छा। शी इज़ कंटिन्यूइंग देयर एज अ जॉब। ओके। लेकिन उन्होंने पूरा मुंबई उपनगर में, सबर्बन में कम से कम 50-60 सेंटर्स उन्होंने स्टार्ट किए, कि जहाँ पर वो खुद जाते थे, अपने स्टूडेंट्स को भेजते थे, और बहुत अच्छा मलखम्ब फैलाने का वगैरह काम किया। ही वॉज द सेक्रेटरी ऑफ बॉम्बे सबर्बन डिस्ट्रिक्ट मलखम्ब एसोसिएशन। बहुत कुछ है इसमें। इट्स नॉट ओनली अबाउट प्लेइंग द स्पोर्ट बट गेटिंग इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड। और ये ऐसी चीज़ है कि भले आप स्पोर्ट के लिए भी ना खेलो पर आप अपने हेल्थ के लिए भी कर सकते हो। बिल्कुल, इट इज़ काइंड ऑफ एन एक्सरसाइज, स्पोर्ट, सब कुछ आ जाता है इसके अंदर, इस सब चीज़ का मिश्रण। ठीक है सर, तो बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ। हाँ, ये और एक चीज़ थी मेरे अंदर कि अभी जो हमारे यंगस्टर्स है तो उसको मिलियंस में व्यूज़ और उसके आगे भी व्यूज़ जाते हैं, बहुत ट्रेंडिंग है आजकल वो, और अपना मलखम्ब उस लेवल पे नहीं है अभी। तो अभी की जनरेशन कैसी है कि पूरे दिन बर्गर खाएंगे और रात को बोलेंगे कि अब मुझे बॉडी शेम मत करो। बर्गर खा के मोटे हो गए, फिर बोलेंगे मुझे मोटा मत बोलो। या फिर पूरे दिन टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, मोबाइल का यूज़ करेंगे, फिर बोलेंगे टेक्नोलॉजी इज़ किलिंग अस। तो अभी ऐसी जनरेशन है। तो इसमें मलखम्ब को हम आगे इनके दिमाग में कैसे भर सकते हैं? एक तो यही है कि लोगों को रिजल्ट्स चाहिए। यानी आप उनको बोलेंगे कि आप योगा करो या मलखम्ब करो, ऐसे ये फ़ायदे होते हैं, वो फ़ायदे होते हैं। उनको आप बोलेंगे कि आप मलखम्ब करने से आपका स्किन बहुत अच्छा हो जाता है, आपका फेस पे ग्लो आ जाता है, ऐसा कुछ बोलेंगे तो वो तुरंत उसके पास जाएंगे। दैट इज़ नंबर 1। और सेकेंडली, जैसे रोडीज करके एक शो होता था, तो एक बार रोडीज ने जो भी सिलेक्टेड प्लेयर्स थे उनके लिए मलखम्ब का एक सेशन रखा, टास्क करके। तो उन्होंने मलखम्ब किया। दैट वाज वेरी पॉपुलर कि उसके लिए मलखम्ब को एक अलग मायने पे ले गया, ट्रेंडिंग हो गया। या जैसे अभी श्रावण की क्वीन जैसे भी कुछ होते हैं कि तो उसके लिए एक टास्क देना चाहिए कि मलखम्ब करो। ऐसा करने से, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ है, मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को मलखम्ब, जैसे
किसना मूवी वाली जो है, हाँ, ईशा शर्वणी है, अदा शर्मा है, शी इज ऑल्सो डूइंग मलखम एक्सलेंटली, मिलिंद सोमन है, सलमान खान के जब मुंबई आया था तो सलमान खान भी व्यायामशाला में आता था, वो भी मलखम करता था, लेकिन बाद में जब बिजी हो जाते हैं तो इसके बाद ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे लोगों को यदि आप मलखम सिखाएंगे या वो लोगों के सामने आएंगे तो मलखम ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा। तो वहाँ इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़रूरी है स्पोर्ट को। इवन ये भी नरेंद्र मोदी जी है, ही इज आइडॉल फॉर मेनी पीपल। Yes. अभी नरेंद्र मोदी जी भी मलखम करते हैं, ये लोगों ने देखा तो लोग उसके पीछे पागल हो जाएंगे। करेक्ट अपने हीरो को वो करते हुए देखना एक बहुत बड़ी चीज होती है, और वो हीरो शायद अभी अपने देश में कम है। आपने ये बड़ा मौका दिया है कि आपके पॉडकास्ट के जरिए इतने लोगों तक ये बात पहुंच जाएगी मलखम क्या है, कैसे है, और उसमें उसके आगे क्या करना है। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। Yes, sir. We are very happy. We are fortunate. We are very fortunate. We feel that we are blessed कि हम आपसे मिले। आप हमारे पहले पद्मश्री अवार्डी। वाह, थैंक यू वेरी मच। अभी शायद आपका पहला पॉडकास्ट है या फिर सेकंड थर्ड क्या है? नहीं, पॉडकास्ट 2-3 हो गए हैं। हाँ। लेकिन यहाँ का मुझे एक्सपीरियंस अलग ही लगा थोड़ा सा। एक तो पॉडकास्ट बहुत छोटे छोटे समय के लिए होते हैं, ये बहुत लंबा पॉडकास्ट हो गया। आपका स्टाफ, ये क्रू भी बहुत एक्सपर्ट लगा मुझे कि उनकी ड्यूटीज़ जो है वो अच्छे ढंग से करते थे। मुझे भी आने के बाद थोड़ा सा मेकअप वगैरह हल्का दैट वाज डिफरेंट। आज तक मैंने कभी मेकअप वगैरह नहीं किया था, और सवाल भी आपने जो पूछे वो आपने बहुत उसके ऊपर रिसर्च और होमवर्क करके पूछे, तो बोलने में मुझे बहुत आनंद आ गया। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस पॉडकास्ट। बस थैंक यू। हम भी इतने हैप्पी हो गए कि कोई पद्मश्री अवार्डी हमारे बारे में इतनी अच्छी बातें कर रहा है। और आपने इतना पूरी जिंदगी मलखम में डाल दी, जिसके वजह से आज आपको भीष्म पितामह भी बोला जाता है मलखम के फील्ड का। तो सर थैंक यू वेरी मच। एक और चीज थी। यस, शिवाजी पार्क में ऐसा क्या है, सचिन तेंदुलकर से लेके मलखम तक, ऐसा है क्या वो जगह में? इट्स अ हिस्टोरिकल प्लेस नंबर 1। और मुंबई में जो जिसको हम लंग्स ऑफ द सिटी या हार्ट ऑफ द सिटी कहते हैं, ऐसी जगह है कि पूरा वाइब्रेशंस वहाँ पर है। सेंटर, चाहे आप अभिनय में ले लेंगे तो बहुत सारी हस्तियाँ जो टेलीविज़न और फिल्म की लाइन की हैं वो भी वहाँ हैं, और बहुत सारे गायक कलाकार भी वहाँ हैं। क्रिकेट वाली हस्तियाँ भी है, अजीत वाडेकर से लेकर सचिन तेंदुलकर, रमाकांत देसाई, सब वो शिवाजी पार्क इज़ द डेन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, और हब बोलेंगे उसको, तो बहुत अच्छा है। और मैं ऑडियंस को बता दूं, शिवाजी पार्क में बहुत कुछ देखा है। शिवाजी पार्क ने फ्रीडम फाइटिंग देखी है, शिवाजी पार्क ने बहुत बड़ी बड़ी रैलियां देखी हैं, शिवाजी पार्क ने सचिन तेंदुलकर को देखा है और मलखम को भी देखा है। तो अलग ही एक मिट्टी मेरे को लग रहा है अलग है शिवाजी पार्क, अलग वाइब्रेशन भी अलग है वहाँ की। वहाँ से सब सुपर स्टार्स और सुपर हीरोज ही पैदा होते हैं। आज के जनरेशन में हम लोग बोलते हैं कि वाइब है। तो मैं एक इसके बारे में छोटा सा नुस्खा कहता हूँ। जब दुबई में हमने 2003 में दुबई शॉपिंग फेस्टिवल था, वहाँ पर पूरा 1 महीना डेली शाम को मलखम का डेमोन्स्ट्रेशन दिया था। तो उसमें मेरे साथ 5 लड़कियां थी, और जो रोप मलखम और योगा का डेमोन्स्ट्रेशन वहाँ देती थी। तो एक ऐसे अरब शेख वहाँ का डेली सेंटर में बैठता था और डेली वहाँ उनका प्रोग्राम देखता था। तो एक दिन मैंने उनको पूछा कि भाई आप बहुत अच्छा इंटरेस्ट लेते हो इसमें, आपको कैसा लगा ये क्या? तो बोलता है मैं इनका परफॉर्मेंस डेली देखता हूँ और मन में कहता हूँ कि शुक्र है खुदा का जिसने इन लड़कियों को बनाया, लेकिन ताज्जुब है इस बात का वो मिट्टी वो कहाँ से लाया। वाह क्या बात है। तो ये मिट्टी शिवाजी पार्क से लाया, वो उसको बोलना चाहिए था। वाह वाह, बहुत सर, बहुत अच्छा लाइन बोला आपने सर, और यही लाइन के साथ हम एंड करते हैं पॉडकास्ट को। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आपने हमको इतना टाइम दिया, इतना नॉलेज दिया, और उम्मीद करते कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत लोगों तक पहुंचे। बिल्कुल थैंक यू सर। थैंक यू। उदय सर की सारी इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और आप लोग को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उनको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके व्यायामशाला में जा सकते हैं अगर आप मुंबई में हो तो। राइट, तब तक डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस पॉडकास्ट एंड दिस चैनल विन विन वर्ल्ड VVW। और भाई मिलेंगे और एक तड़कते भड़कते पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए
पवन पुत्र हनुमान जी की जय।